खर्च किए 90% रख रहे हैं और खुद को भी दिखा रहे कि हम गरीब का मसीहा हैं। ऐसे होते हैं ना, अभी तुमको मिल जाएंगे, ढेर सारे मिल जाएंगे सोशल मीडिया में इस तरह के इन्फ्लुएंसर लोग सब भी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ गुडनेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है स्टूडेंट, समझ गए ना। हाँ, ग्लैडस्टोन देखो, ग्लैडस्टोन देखो, ये यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, पीएम रह चुके हैं, इसलिए, और बहुत बड़े थिंकर भी थे ये, यूके के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और इनका मानना ये था कि सिटीजन को पूरा रिलैक्स देना चाहिए, मतलब सिटीजन को पूरा फैसिलिटी देना चाहिए। वी शुड गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू सिटीजन को पूरा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए ताकि सिटीजन ज़्यादा अच्छा काम कर सके, गुड वर्क कर सके। और सिटीजन को रोकना भी चाहिए, यदि सिटीजन कोई गलत काम कर रहा है तो उसके लिए उसको रोकना भी चाहिए ताकि वो ज़्यादा कम से कम गलती कर सके। यानी कि तुम फ्लेक्सिबिलिटी दो इसलिए कि वो अधिक से अधिक अच्छा काम करे, और तुम रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाओ ताकि वो कम से कम मिस्टेक करे। इससे क्या होगा कि जो सोसाइटी होगा बहुत ही बेहतरीन सोसाइटी बन के निकलेगा। अब ऐसा नहीं कि जो अच्छा काम कर रहा है तुम उसको रोक रहे हो। जैसे मान लो कि कई आदमी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसको तुम रोक रहे हो तो गलत है। और कोई आदमी बहुत गलत काम कर रहा है और उसको तुम और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हो तो ये भी गलत है। कायदे से क्या होना चाहिए था, जो अच्छा काम कर रहा है उसको लॉ भी सपोर्ट करना चाहिए कि ठीक है तुम और आगे बढ़ो, और जो गलत काम कर रहा है तो ऐसा लॉ लेके आना चाहिए, ऐसा व्यवस्था को कायम करना चाहिए जिसकी वजह से वो और कम से कम काम करे वैसा, तब जाके एक बेटर सोसाइटी का निर्माण हो सकता है एज पर गैल्डस्टैंस। समझ गए ना। हाँ, लिख लो इस चीज़ को। हाँ, अच्छा, मैं कार्ल मार्क्स के बारे में बता देता हूँ। अरे कार्ल मार्क्स तो बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े फिलोसोफर, ठीक है। क्या, सॉरी, जोर से बोलो। हाँ, बहुत सारे थे, मगर कार्ल मार्क्स का कद बहुत बड़ा है, ठीक है। कार्ल मार्क्स बहुत बड़े विद्वान। अब देखो कार्ल मार्क्स, चलो कार्ल मार्क्स के बारे में देखते हैं। कम्युनिज्म का जो कॉन्सेप्ट देने वाले कार्ल मार्क्स ही हैं। कम्युनिज्म का विचारधारा क्या कहता है, इट इज आइडियोलॉजी, ये एक आइडियोलॉजी है स्टूडेंट, विचारधारा है। इसमें क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। हाँ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। नंबर 1, स्टेटलेस, यानी कि कोई राज्य ही नहीं होना चाहिए, स्टेटलेस सोसाइटी होना चाहिए, और क्लासलेस सोसाइटी होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल ही नहीं है। ये सब यूटोपियन है, यानी कि सब ख्याल में हो सकता है। तुमको लगता है कि सोसाइटी तुम्हारा स्टेटलेस हो सकता है और ना ही क्लासलेस हो सकता है, अमीर और गरीब तो रहेगा ही रहेगा। मगर एक चीज़ तो देन है इनका कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये तो कह सकते हो बड़ी बात है। और वही तुम्हारा अभी देखो हमारे इंडिया में डीपीएसपी के फॉर्म में है कि नहीं है, तो दुनिया को इन्होंने दिया है डीपीएसपी का, कहा जाए तो डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है भारत के संविधान में, कह सकते हो कहीं ना कहीं वो कम्युनिज्म से डायरेक्ट रिलेशन है उसका। बात समझे ना। और यहीं पे गांधी जी इनसे डिफर कर जाते हैं। गांधी जी का जो फिलॉसफी है वो भी कम्युनिज्म वाला ही फिलॉसफी है। हाँ, तो इसलिए अभी हम बोलेंगे तुम लोग को गांधी जी कम्युनिस्ट थे तो समझ रहे हो ना हमारे ऊपर क्या होगा, फिर केस हो जाएगा। बोलेगा कि क्या टीचर पढ़ा रहा है इसको। नो, गांधी जी का जो व्यवहार में भी, फिलॉसफी में कम्युनिज्म बहुत ज़्यादा छुपा हुआ था, तभी तो गांधीयन डीपीएसपी देखते हैं हम लोग। मगर गांधी जी का अप्रोच अलग था। गांधी जी भी कहते थे कि ठीक है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, मगर ये पॉसिबल नहीं है, स्टेटलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं है। और उसके लिए गांधी जी क्या बोलते थे कि ग्राम सभा, ग्राम स्वराज, ग्राम सभा को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की ज़रूरत है। और इसलिए ये ग्रास रूट डेमोक्रेसी पे बात करते थे। मैं यहाँ पे तो इस तरह कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे तो तंत्र का कोई बात ही नहीं है। समझ गए ना। तो कार्ल मार्क्स के थ्योरी में, कार्ल मार्क्स के फिलॉसफी में, सोसाइटी में ये स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मैं गांधी जी ऐसा नहीं कहते हैं। गांधी जी स्टेट का कॉन्सेप्ट में बिलीव करते हैं, और गांधी जी कहते हैं कि ग्राम स्वराज से पावर स्टार्ट होना चाहिए और ये पावर ऊपर शिफ्ट होना चाहिए, ना बल्कि नीचे, ऊपर से नीचे आए। ये इस तरह डाउन टू अप अप्रोच को मानते थे। और जैसे नीति आयोग हो गया,
प्लानिंग कमीशन हो गया, ये सब क्या है इसका अप्रोच, अप से डाउन है, ये नहीं होना चाहिए एज पर गांधी जी है। और गांधी जी भी इसमें भी इक्वल बिलीव करते थे। और इंडिया में तो एक अलग ही प्रॉब्लम है, इंडिया में तो कास्ट, हाँ कास्ट सोसाइटी भी है, तो हाँ वो कार्ल मार्क्स तो अब कास्ट के ऊपर तो कुछ नहीं बोले, वो क्लास के ऊपर बोले, अमीर गरीब का। इंडिया में तो दूसरा भी प्रॉब्लम है, कास्ट रिलेटेड सोसाइटी, समझ गए। हाँ जहाँ तक सवाल है कास्ट को लेके, तो गांधी जी कास्ट को ठीक ही समझते थे, ठीक है ना, उनका पॉजिटिव है। अनलाइक बी आर अम्बेडकर कहते थे कि पूरा वर्ण सिस्टम खत्म करो, मैं ये कहते थे कि जो भी वर्ण व्यवस्था है ठीक ही है, गांधी जी का मानना था। समझ गए ना। अब देखो, हाँ ग्लैडस्टोन का बता चुका हूँ मैं। पैरेटो देखो, पैरेटो एंड जॉन रॉल्स का सिमिलर है, दोनों का सिमिलर अप्रोच है। पहले पैरेटो का देखते हैं। पैरेटो ये कहते थे स्टूडेंट कि ठीक है आप पैसा उठाइए, टैक्स उठाइए, मगर सबको इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सेक्शन ऑफ पीपल, इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल सेक्शंस ऑफ पीपल, सभी को बराबर ट्रीट करने की जरूरत है स्टेट के द्वारा। अब जैसे तुम अमीर को हमेशा गरीबी, अमीर को हमेशा तुम बैड लाइट में ही दिखाओगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आपको सबको बराबर लेके चलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि कम से कम टैक्स लगाया जाए, ताकि अमीर आदमी भी हताश ना हो। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि अमीर आदमी का 95% ही टैक्स लगा दिए, ये भी नहीं होना चाहिए। अमीर आदमी को फलने और फूलने का मौका देना चाहिए, बट अनडाउटली जो वीकर सेक्शन है उसके ओर स्पेशल अटेंशन देने की जरूरत है। इस चीज़ को डिनाई नहीं करते थे पैरेटो। तो कह सकते हो कि पैरेटो का ही बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, कि वो एक तरह से वेलफेयर स्टेट का, एक वेलफेयर स्टेट का क्या कर रहे हैं, विजन रख रहे हैं। एंड सिमिलर स्टैंड तुम्हारा जॉन रॉल्स का भी सिमिलर स्टैंड था कि कैसा राज्य होना चाहिए, वेलफेयर स्टेट राज्य होना चाहिए। सिमिलर स्टैंड है दोनों का। अब बात करते हैं अमर्त्य सेन का। देखो अमर्त्य सेन थोड़ा सा हट के बोलते हैं बाकी लोग से। जानते हो कि भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए भी। देखो अमर्त्य सेन कहते हैं कि खाली रिसोर्सेज देने से नहीं चलेगा, केवल आप रिसोर्सेज दे दिए सभी लोग को और आप बोल दिए कि आपका काम हो गया वेलफेयर का, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। वेलफेयर के साथ, वेलफेयरिज्म के साथ साथ आपको स्किल भी देने होंगे। बात समझे ना। यदि आदमी के पास स्किल ही नहीं है तो फिर वो क्या करेगा रिसोर्सेज का, तो रिसोर्सेज प्लस स्किल। अब स्किल में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉलेज, एजुकेशन, कॉम्पिटेंस, वो सभी चीज़ आ जाएगा। तो अमर्त्य सेन स्किल पे भी बहुत ज़्यादा बात करते थे। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है ना, उसी में इनका कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन सबको लेके। तो दिस आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेट थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम द वर्ल्ड। होप सो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे हाँ इंडिया का। जब इंडिया का चर्चा करेंगे तो बताओ कौन कौन होंगे। हाँ बहुत सारी चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ ना, तो मुझे रिपीट नहीं करना चाहिए। तो ये भी जाकर देख लेना रेफरेंस क्लास नंबर, ये रेफरेंस 3 नहीं होगा, दूसरा क्लास कुछ होगा, वहाँ पे जाके देख लेना। देखो क्लास नंबर कितना है जाकर देखो, तो मैं यहाँ पर रेफरेंस लिख दूंगा। हाँ क्लास नंबर 11, क्लास नंबर 11, ठीक है। जरूर जो बच्चे लोग यूट्यूब पे देख रहे हो क्लास नंबर 11 को जरूर एक्सप्लोर कर लेना, और ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि जो पहले बता चुके हैं उसको रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लास नंबर 3 प्लस क्लास नंबर 11, ठीक है ना, ये दोनों क्लास का कॉम्बिनेशन हो। अब प्लस दिस, ये क्लास कौन सा क्लास है, क्लास नंबर 17, ठीक है, सब इंटीग्रेटेड है ये 3, 11 एंड 17। चलो तुम लोग भी रेफरेंस लिख लेना जरूर, ताकि जाओ तो एक साथ पढ़ सको। और वहाँ पे भी रेफरेंस लिख लेना, 3 में भी लिख देना कि इसका है, ताकि दोनों कंबाइन करके पढ़ सको। कंबाइन करके पढ़ोगे तो ज़्यादा नॉलेज होगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडल थिंकर्स एंड फिलोसोफर फ्रॉम नहीं लिखते हैं, ऑफ इंडिया लिखते हैं, क्योंकि हम लोग भारत में हैं। प्रीपोजिशन ऑफ इंडिया। हाँ
हाँ बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। बहुत बड़ा रोल है उनका, एडम स्मिथ का। इकोनॉमिक्स में कितना काम किया उन्होंने, कैपिटलिज्म वाला फिलोसफी वही लेके आए हैं, है ना। हाँ, मतलब उसी से आगे गया है। हाँ चलो आगे बात करते हैं। फर्स्ट, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध, महावीर, कौटिल्य, स्वामी विवेकानंद, गांधी जी एंड आचार्य रजनीश ओशो। समझ गए ना। यदि मैं ओशो का नाम छोड़ देता हूं तो मैं इनजस्टिस कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इनसे बड़े फिलोसोफर तो भारत में शायद कोई आए ही नहीं थे। होप सो, समझ गए ना। और यदि मैं और जस्टिस देना चाहता हूं तो मैं यहां पे डॉक्टर एच सिन्हा जी को भी जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो देखते हैं, पहले इनके बारे में देखते समझते हैं। और भी जोड़ सकते हो, बहुत सारा मैंने पिछले क्लास में बताया था, वहाँ पे एक्सप्लोर कर लेना। बिल्कुल बी आर अम्बेडकर जी को भी जोड़ सकते हो, अरविंदो घोष को जोड़ सकते हो, तिलक जी को जोड़ सकते हो, ठीक है ना। हाँ हाँ थे ना उसमें, हाँ हो चुका। मैं यहाँ पे मैं जो बोलूँगा बहुत डिफरेंट बोलूँगा पहले कंपैरिजन में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध के बारे में तुम लोग बहुत सारा चीज़ जानते हो। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि 4 नोबल ट्रूथ होते हैं, 4 जो सत्य है। अब 4 सत्य में क्या बोले कि ये दुनिया क्या है, सौरो है, लाइफ इज फुल ऑफ सौरो, इसलिए दुखा निरोधा प्रतिपाधा। यदि आपको दुख से निकलना है तो ये जो डिजायर वाला जो पाथ है वहां से आपको निकलना होगा, एज पर बुद्ध। समझ गए ना। और यदि आपको निकलना है तो इसके लिए आपको 8 फोल्ड पाथ फॉलो करना होगा। और 8 फोल्ड पाथ जानते हो तुम लोग, राइट नॉलेज, राइट ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन, है ना। उस मार्ग में चलो और हो जाएगा। और जीवन में क्या होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, करुणा, सिंपैथी होना चाहिए, समझ गए, दया भाव होना चाहिए, काइंडनेस होना चाहिए। ये गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा। और गौतम बुद्ध ये भी तो कहते हैं कि फिलॉसफी बतियाने से कुछ नहीं होगा, बी प्रैक्टिकल, अपना काम में लगे रहो, कर्म मार्ग को फॉलो करना है, ठीक है। और जानते हो कि वेद को इन्होंने कितना काटा है, वेद के फिलॉसफी सबसे काफ़ी ये डिबेट किए हैं। नहीं, महावीर त्याग है, सेक्रीफाइस है अपने आप में, ब्रह्मचार्य है, सेलिबेसी, ये भी इन्होंने दुनिया को ज्ञान दिया। पीस, अल्टीमेट पीस है ये, इतना पीस और इतना सेक्रीफाइस कि तुम एक पशु को भी, है ना, तुम हार्म नहीं पहुंचाना है, तुमको बिल्कुल भी हार्म नहीं करना है। इसके लिए तुम अपने शरीर में परिवर्तन लाओ, अपने अपीयरेंस में परिवर्तन लाओ, है ना, मास्क लगा के चलो ताकि कोई इंसेक्ट तुम्हारे वजह से मरे नहीं। इससे बड़ा गेट फिलोसफी क्या हो सकता है। स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। और देखो उस समय सायकाल के बाद तुमको भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि सायकाल के बाद भोजन करोगे तो कीड़ा मकोड़ा गिर जाएगा, मर जाएगा, वो खाने में चला जाएगा। तो समझ रहे हो ना, मतलब नॉन वायलेंस, ट्रू सेंस में नॉन वायलेंस, ये कह सकते हो ट्रू सेंस नॉन वायलेंस, ट्रू नॉन वायलेंस। बाकी लोग तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ किए हैं, हम लोग देखे हैं, बुद्ध ने भी कंप्रोमाइज़ किया है ना। भाई इसमें कोई कंप्रोमाइज़ का बात नहीं है, ट्रू लेवल पे नॉन वायलेंस होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए। कौटिल्य, देखो कौटिल्य के बारे में तो अध्याय लिखा जा सकता है स्टूडेंट। बहुत ही चतुर, है ना, चालाक, नॉट इन नेगेटिव सेंस, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाले थे कौटिल्य। और देखो कौटिल्य क्या क्या नहीं बोले हैं। हाँ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे काम करेगा, गवर्नेंस कैसे काम करेगा, तो उस पर उन्होंने बहुत कुछ दुनिया को दिया है, ठीक है। इनका जो अर्थशास्त्र है केवल भारत में नहीं दुनिया में पढ़ाया जाता है स्टूडेंट, इतना गवर्नेंस पैटर्न उसमें डिटेल में दिया गया है। अब तुम लोग को जान के हैरानी हो जाएगा कि उस समय जो बोला हुआ चीज़ है इनका कौटिल्य का, वो अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, किंग शुड बी एसेसेबल। किंग ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी जनता उसको क्या करे,
जान पाए और वहां पे पहुंच पाए। समझे? किंग का मतलब ये नहीं कि पूरा एटीट्यूड में बैठ गए कुर्सी पे, नो, यू मस्ट बी एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल, नंबर 1। दूसरा क्या बोलते थे कि जितने भी सर्वेंट है, जितने भी काम करने वाले पॉलिटिकल लीडर्स तो नहीं बोलेंगे, उस समय जो भी व्यवस्था का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला, उसका सैलरी अच्छा होना चाहिए। देखो आप कहोगे कि ये बात क्या हुआ सर, सैलरी अच्छा इसलिए होना चाहिए ताकि करप्शन ना हो। देखो अभी क्या होता है ट्रैफिक में, कितना कम वेतन मिलता है, 4,000 5,000 6,000 मिलता है, इसलिए वो लोग करप्शन करता है। यदि तुम ठीक से सैलरी दे देगा किसी को तो करप्शन नहीं करेगा। हाँ, उसके बाद भी क्या बोलते हैं, देखो ये तो बोल दे करप्शन कम करना है तो सैलरी बढ़ाओ, और उसके बाद भी ये बोलते हैं कि करप्शन कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। ये तो तुम ऐसा बात कर रहे हो कि जैसे कि समुद्र में मछली है और मछली जल नहीं पी रही है, ये तो कुछ ऐसा ही बात हो गया। तो करप्शन तो होगा ही होगा, हाउ टू मिनिमाइज इट, इस पे काम करो, बड़ी बात है ना। अब ये तो वही आदमी बोल सकता है जिसको बहुत ही प्रैक्टिकल नॉलेज हो। नहीं स्टूडेंट सोचो, हर कोई बात करेगा करप्शन खत्म करने का, मैं ये बोले करप्शन को कम करना, ये प्रैक्टिकल आदमी ही कर सकता है, मैं ये बोल रहा हूँ। बात समझे, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका। और देखो स्टूडेंट, अब मैं इनका ही बोला हुआ चाहिए, साम दाम दंड वेद, साम धाम दंड वेद। साम का मतलब क्या होता है? हाँ, पीसफुली ना, साम अच्छे से, हाँ। दाम मतलब, हाँ खरीद लेना, वेरी गुड। दंड मतलब पनिशमेंट, और वेद का मतलब, हाँ वेद का मतलब दूसरे तरीके से, गलत तरीके से। तो एक गवर्नेंस चलाने के लिए, एक सरकार चलाने के लिए, एक नीति चलाने के लिए, समझे ना, ये सब चीज़ का जरूरत होता है। ये कौटिल्य का ही बोला हुआ चीज़ है स्टूडेंट, इस चीज़ को जान लेना। साम दाम दंड वेद गिवन बाय कौटिल्य, चाणक्य। तो अब देखो अभी के टाइम में क्या होता है कि जो बहुत चतुर है पॉलिटिशियंस, तो उनके नाम जानते हो, उनका नाम जोड़ दिया जाता है चाणक्य के साथ। तो इसका मतलब चाणक्य कितने मशहूर और कितने फेमस पर्सनालिटी हैं। कब आए थे? अशोका के टाइम के हैं, अशोका बोले सॉरी चंद्रगुप्त टाइम के हैं। चंद्रगुप्त को भी बैठाने वाले कौटिल्य ही थे। अब बताओ चंद्रगुप्त का क्या है तुम्हारा ईयर, क्या कौन सा ईयर है? महाजनपदास जब हो रहा था, 625 बोल रहे हो गधा, हाँ 325 300 BC, 300 BC, और इधर 2000 निकल गया, 2000 निकल गया, समझ रहे हो ना। इतना 2000 साल पुराने लीडर, पर्सनालिटी अभी भी रेलेवेंट है समाज में। सोचो क्या अहम इनका कंट्रीब्यूशन रहा है सोसाइटी के लिए, गवर्नेंस के लिए। ये कौटिल्य, समझ गए ना। स्वामी विवेकानंद भी बहुत बड़े फिगर है। वेदांतिक फिलोसॉफी में इन्होंने बहुत काम किया, ये मैंने पिछले क्लास में ही बोला था स्टूडेंट, है ना। वेदांतिक फिलोसॉफी में बहुत काम किए थे। जैसे राजा राम मोहन रॉय हो गए, ये भी वेदांतिक फिलोसॉफी पे ही काम किए थे। संवाद कुमुदिनी लिखते थे, याद है ना। इसको काउंटर करने के लिए चंद्रिका समाचार, चंद्रिका बाजार समथिंग आता था जो काउंटर करने के लिए। हाँ पढ़े हो ना मॉडर्न इंडिया में स्टूडेंट, बस लिंक करो ना राजा राम मोहन रॉय को, उसको हटाओ इधर। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का मानना यह था कि कॉलोनियल एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। कॉलोनियल एटीट्यूड मस्ट बी रिप्लेस्ड बाय डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए था। और ये कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट बॉय से बढ़िया एक काइंड बॉय होता है। बड़ी बात है, जो अपने आप को इंटेलिजेंट बोल रहा है उससे ज़्यादा बेटर एक काइंड बॉय है, क्योंकि काइंड बॉय कम से कम समझेगा कि सोसाइटी में क्या बुरा हो रहा है और वो सही चीज़ के लिए, सही कॉज के लिए लड़ेगा भी। तो एक काइंड बॉय इज ग्रेटर दैन योर इंटेलिजेंट बॉय, उसका स्तर बड़ा होगा काइंड बॉय का। दिल का यूज़ करना, समझे ना, दिमाग का नहीं, दिल का यूज़ करना, समझ गए। हाँ, दिल से मुझे याद आ रहा है स्टूडेंट। अच्छा बताओ तो विजडम और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है? हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्योंकि बार बार हुआ है। जैसे प्लेटो का बात करें तो विजडम था ना शब्द, विजडम, और हमने इमोशनल इंटेलिजेंस में इंटेलिजेंस का बात किया, ठीक है। देखो इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि नॉलेज एक्वायर करना, समझे, नॉलेज एक्वायर करना, एक्सपीरियंस एक्वायर करना, ये सो ऑन। विजडम क्या है? इंटेलिजेंस से एक कदम आगे का चीज़ है।
इंटेलिजेंस को इंप्लीमेंट करना ही विजडम है। एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस इज कॉल्ड विजडम, यानी कि ट्रू लेवल पे उसको इंप्लीमेंट करना। इंटेलिजेंट तो बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं होते क्या? क्लास में बैठे हुए सभी स्टूडेंट हैं, पढ़ लिए तो इंटेलिजेंट हो गए, मगर विजडम नहीं होगा सबके पास, या होगा भी तो बहुत कम लोग के पास हो, कम लोग के पास होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बहुत कम ही लोग हैं जो इंटेलिजेंस को ट्रू लेवल पे उतार पाते हैं सोसाइटी में, समाज में, लोगों के बीच में। हाँ, तो बिल्कुल देखो, स्वामी विवेकानंद समझ गए ना? तो कहते थे कि कॉलोनियल एटीट्यूड मस्ट बी रिप्लेस बाय डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, एक काइंड पर्सन जो है वो ज़्यादा बेटर है इंटेलिजेंट पर्सन से, समझ गए ना? और स्वामी जी बोलते थे कि वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, यानी कि मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों का कम्बिनेशन होना चाहिए, तभी जाकर लाइफ बेटर चल पाएगा। खाली इंडिया में खाली आध्यात्मिक बात हो रहा है तो वो भी नहीं चलेगा, और फिर वेस्ट में तुम्हारा केवल मटेरियल का ही बात हो रहा है, कैसे कमाएं कैसे खाएं। तो दोनों का परफेक्ट बैलेंस होना जरूरी है एक सक्सेसफुल लाइफ में। ये भी देन तुम्हारा स्वामी विवेकानंद का ही है। गांधी जी देखो, गांधी जी के बारे में हिस्ट्री पूरा जानते हो तुम लोग, नहीं? गांधी जी सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्तित्व है इंडियन नेशनल मूवमेंट के हैं, ठीक है, और तुम्हारा यूपीएससी के भी। तो गांधी जी देखो, गांधी जी बहुत अच्छा, मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ गांधी जी पे, मैं वो चीज़ रिपीट नहीं करना चाहता हूँ जो मैं पहले बोल चुका हूँ। गांधी जी देखो, गांधी जी का एक तो कम्युनिज्म, अभी जो बात किए थे कम्युनिज्म पे, इनका क्या थॉट था? 7 सिंस, 7 पाप, ठीक है, और 7 पाप में 1-2 पाप बताते हैं और तुम लोग जानते भी हो। ये कहते हैं कि एजुकेशन विदाउट कैरेक्टर, यानी कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज यूजलेस। समझे ना? एजुकेशन, कैरेक्टर, आपके पास नॉलेज आ गया मगर कैरेक्टर ही डेवलप नहीं हुआ तो कोई काम का नहीं है नॉलेज, समझे? साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है विदाउट मोरालिटी, वो भी कोई काम का नहीं है। साइंस विदाउट मोरालिटी क्या काम का है? फिर हिरोशिमा नागासाकी वाला एपिसोड हो जाएगा, बात समझे ना? हाँ, वेल्थ विदाउट वर्क, वो भी कोई काम का नहीं है। वेल्थ विदाउट वर्क, बिना कमाए हुए यदि पैसा तुम अर्जित कर रहे हो, धन अर्जित कर रहे हो, तो वो भी कोई काम का नहीं है। यदि धन अर्जित कर रहे हो, कमा रहे हो, तो उसके लिए मेहनत करना होगा। ये जुआ में, ड्रीम 11 में, ये सब लगाने में नहीं चलेगा, कैसीनो खेलने में नहीं चलेगा, बात समझे ना? यू हैव टू वर्क हार्ड, एक एक पाई जोड़ने के लिए आपको वर्क हार्ड करना पड़ेगा, तब वो एथिकल वैल्यूज होगा, तब वो जाके सही चीज़ होगा, अदरवाइज वो सीन हो जाएगा, पाप हो जाएगा, समझ गए? एंड सो ऑन। 7 सीन में और लिख लेना तुम लोग, अरे बता चुके हैं क्लास में पहले भी, ठीक है? कहीं पे भी गूगल में मारो 7 सीन्स, आ जाएगा, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। हाँ, एंड लास्ट वन, ओ सो आचार्य रजनीश, ठीक है, मैं तो काफ़ी प्रभावित हूँ इनसे, ठीक है ना? अभी से नहीं, बहुत शुरू से ही हूँ, बहुत पसंद करता हूँ मैं इनको। आचार्य रजनीश, इसको हम लोग ओशो भी कहते हैं। ओशो का तो कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इंडियन समाज में, ठीक है? इन्होंने तंत्र विद्या पे बहुत अच्छा काम किया, ठीक है? यदि तंत्र विद्या का तुमको सही नॉलेज चाहिए तो ओशो का किताब पढ़ लो जाके, समझे? तंत्र विद्या। और संभोग से समाधि, इनका किताब है जो बहुत ही विवादित रहा था, ठीक है, मगर लोग उसको विवादित बना दिए, मगर लोग समझे ही नहीं कि क्या बोलना चाह रहे हैं, बस आप टाइटल से ही उसको गलत बोल दिए। यानी कि सेक्स टू एनलाइटमेंट, कहने का मतलब ये हुआ है। अब उसमें चूंकि सेक्स वर्ड आ गया तो लोग नेगेटिव ले लिया उस चीज़ को। ये बोलना ये चाहते थे संभोग से समाधि में कि जब आदमी का जब प्लेजर खत्म होता है तब जाके इनलाइटमेंट आता है, समझे ना? पहले आदमी का प्लेजर खत्म होगा तब जाके इनलाइटमेंट मिलेगा। और कोई आदमी इनलाइटमेंट की ओर चला गया और मन में उसका इच्छा है, तुम्हारा इसका भी सेक्सुअल प्लेजर का भी उसको इच्छा है, हाँ, सेक्स का भी उसको इच्छा है, तो कभी भी उसको समाधि नहीं मिल सकता है। पहले ये स्टेज प्राप्त हो जाएगा, इस स्टेज से उठ के आप समाधि तक जा सकते हो। तो संभोग से समाधि है, बात समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट? एंड ही इज अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल। अच्छी बात है कि बहुत प्रैक्टिकल है। इनसे सवाल करते थे लोग कि सर, पहले के लोग सब या पहले के पंडित लोग अपना वेशभूषा में रहते थे, वो बैरागी जीवन जीना चाहते थे या जीते थे, और लोग को एग्जाम्पल देते थे, वो फॉरेस्ट एरिया में जाते थे तपस्या करने के लिए, तो आप तो कुछ नहीं करते हो, तो आप हम कैसे आपको सन्यासी मान लें? तो बोलते थे मत मानो हमको,
हम सन्यासी कहलाना पसंद करेंगे? बिल्कुल कहलाना पसंद नहीं करेंगे। यही थोड़ी कि सन्यासी का मतलब वही हो सकता है। अब ऐसा थोड़ी है कि जो फॉरेस्ट में गया उसी को ज्ञान मिलेगा क्या? हमको रूम के अंदर ज्ञान नहीं मिल सकता है क्या? और यदि जो फॉरेस्ट के अंदर गया है तो वो स्वार्थी है, तो सोसाइटी का कोई मतलब नहीं है। देख रहे हो ना कहाँ कहाँ ये वो चोट कर रहे हैं। इसलिए जब तक जिए तब तक ये दुश्मनी पाले हैं अपना। हर बात पे 10 दुश्मन नया जन्मता था इनका। ठीक है, इंदिरा गांधी के सरकार को भी हिला दिए थे ओशो ने, ठीक है ना। और यूनाइटेड स्टेट्स में इन्होंने क्या किया तो वो भी बात तुम लोग से छुपा नहीं है। अपना ही धर्म प्रचार कर रहे हैं बैठ के। ओशो सेंटर चलता है कि नहीं चलता है? हाँ, उस मिलावटी हुआ और दूसरा विषय है। ओशो एज अ फिलोसोफर ग्रेट स्टेचर। आई डोंट थिंक कि 20th सेंचुरी में या 21st सेंचुरी में इस कैलिबर का कोई आदमी आ सकता है। यदि ओशो को डिफीट करना है तो फिर ओशो को ही आना पड़ेगा, ऐसा बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर कहते हैं। क्योंकि उनका जो ज्ञान था ना, वो ज्ञान मतलब बहुत ऊपर चला गया था, बियॉन्ड चला गया था। और कई तो ऐसे भी बड़े थिंकर है, वो कहते हैं कि इनका जो औहदा है ना, ये सुकरात के बराबर औहदा होना चाहिए इनका, कि उनके लूपहोल्स पे भी इन्होंने काम किया है। इतना दुनिया का किताब पढ़ लेना, समझे, भारत का भी किताब पढ़ लेना सामान्य बात तो नहीं है। और उस पर कितना किताब लिख देना, मतलब वो एक्सपर्टी कर सकते हैं। इनको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बहुत ही ज़्यादा पकड़ था। हिंदी भी बोलते थे तो उतना ही बेहतरीन हिंदी बोलते थे, और इंग्लिश भी बोलते थे तो उतना ही बेहतरीन इंग्लिश बोलते थे, लिखते भी थे तो उतना ही ब्यूटीफुल लिखते थे। तो ये ओशो का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी। तो मेरा तो यही गुजारिश है कि ठीक है, विवाद है तो उसको साइड करो, मैं जो सीखने वाला चीज़ है उसको सीखो। कई लोग तो ओशो को बिना जाने हुए ही ओशो पे टीका टिप्पणी कर देते हैं कि ओशो खराब था। हम मानते हैं कि हमारा जो पुराना सभ्यता था उस पर उन्होंने चोट पहुंचाया, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो डायरेक्ट बोलते थे कि भारत एक दलित राज्य, दलित कंट्री है, दरिद्र है। तो क्या गलत बोला उन्होंने उस समय? उस समय का स्थिति वैसा ही था। अभी तो स्थिति बहुत बदला है, तो उसी पे हो जाता था। काम वासना पे कितना बात किए हैं ये, उम्र बढ़ गया फिर काम वासना आ रहा है, तो कैसे काम वासना को कंट्रोल किया जाए? तो इन्होंने मतलब खुल के बात किया, हर टॉपिक पे बात किया। इन्होंने जीसस क्राइस्ट को अपोज किया, जीसस क्राइस्ट की फिलोसफी पर अपोज किया, प्रिंसिपल पर अपोज किया। ये डायरेक्ट तुरंत पोप को, उस समय के जो पोप जो थे, पोप मतलब समझ रहे हो ना, जो कैथलिक चर्च के जो सबसे हेड होंगे, उसको डायरेक्ट चुनौती दे दिया था इन्होंने कि आओ हम डिबेट करेंगे, खुले पूरा डिबेट करेंगे आपके साथ। अब इनका असर यूरोप में इतना खतरनाक पड़ा कि यूरोप से लोग आके ओशो सेंटर में विजिट करना शुरू कर दिए कि कौन है ये, इतना ज़्यादा जीसस के अगेंस्ट में बोल रहा है। तो कई बार जानते हो ना कि फॉर्म में बोलो अपोजिट बोलो, दोनों में ही समृद्धि मिलता है, आपका वो पॉपुलैरिटी मिलता है। तो ओशो, मेरा ऐसा मानना है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग से कि ओशो को फॉलो करो। मैं ओशो के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले ओशो को जानने की भी ज़रूरत है, और ओशो को किताब पढ़ने की भी ज़रूरत है। जो वो बोलते थे, वो जो लिखते थे, उसमें भी डिफरेंस है। उनका जो किताब लिखा हुआ किताब है वो एक अपने आप में ज्ञान का समुंदर है अपने आप में। और क्या विषय कवर नहीं किया। आज हम लोग अरिस्टोटल के लिए कितना बड़ा कसीदा पढ़ते हैं, नहीं कि अरिस्टोटल कितना बड़े विद्वान थे, तो अनडाउटली ओशो भी उसी कैलिबर के थे। इतना ज़्यादा ज्ञान था उनके अंदर। ये भी कंट्रीब्यूशन है, और ये कंट्रीब्यूशन केवल भारत के लिए नहीं है, ये कंट्रीब्यूशन पूरा दुनिया के लिए है। आचार्य रजनीश। दैट्स इट, कंप्लीट।